हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम देगा। अब पहले हम इतिहास की बात करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे, फिर पॉलिटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। क्रम से सारे का हम एक सीरीज बना रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते। एक कोई भी एग्जाम कर रहे हो ना, क्विक रिवीजन के काम करेगा। आपको सीधे सीधे आपने 10 वीडियो देख लिया, पता चला कि आपको सारे क्वेश्चन तेजी से रिवाइज हो गए। पढ़ना तो आपको डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन ये रिवीजन में बहुत मदद करेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमें क्रॉस चेक करने में मदद करता है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, कारण निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना और जादू टोने से संबंधित है। मतलब कौन सा वेद ऐसा है जो जादू टोने से संबंधित है। तो अब आपको देखो, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इन चारों में कौन सा ऐसा वेद है जो कि क्या है, जादू टोने से रिलेटेड है, मतलब जिसमें जादू टोने के बारे में बताया गया है। तो अब आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा आंसर होगा, अथर्ववेद आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, दूसरी क्वेश्चंस की बात करें। अब आपको आंसर देखो समझ में आ रहा है, पहले का क्या आंसर हो गया, अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन अब आपको आपके सामने आ रहा होगा, इसको जरा देखिए क्या होगा इसका आंसर। उत्तर वैदिक युग का अर्थ क्या है, संकलन का युग कहा गया। उत्तर वैदिक अर्थ क्या का युग क्या कहा गया, उत्तर वैदिक युग का अर्थ कहा गया संकलन का युग। किसमें कहा गया, संहिता में कहा गया, ब्राह्मण में कहा गया, अरण्य में या सभी में। मतलब उत्तर वैदिक युग को संहिता का एक तरह से कह सकते हो संकलन का युग कहा गया। तो कब कहा गया, संहिता में कहा गया या ब्राह्मण में दिया गया इसको, या अरण्य में दिया गया, या सभी में। तो बच्चों ये सभी जो हमारे पुराण है, सब में इसके बारे में विवरण दिया गया है, इसलिए ये इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो क्या आ रहा है, बहुत आसान आसान, ये सब बहुत तरह से ढूंढ ढूंढ के लाए गए क्वेश्चन से। एक अच्छा कलेक्शन आपके पास है, इससे जरूर आप पूरा का पूरा सीरीज देखिए, आपको बहुत काम देगा। जैसे अगले क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है बच्चों, वैदिक धर्म के बाद, वैदिक धर्म को बाद में वैदिक विकास के साथ वास्तव में कहा गया। मतलब जो वैदिक धर्म हमारा है, इसको वैदिक विकास जैसे जैसे विकास बढ़ता गया, बाद में इसको क्या कहा गया, हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, भागवतवाद या वैदिक धर्म, क्या कहा गया। देखो अब वैदिक धर्म की यदि हम बात करें ना, तो पीछे जब आया तो जो पहले थे अलग अलग वर्ण व्यवस्थाएं थी, फिर वैदिक आया, फिर उत्तर वैदिक आया। उत्तर वैदिक के बाद का जो विकास तो होता गया धर्म में, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती गई। तो इसे बाद में क्या कहा गया, कौन सा चीजें कहा गया इस चारों ऑप्शन में, तो मैं आपको बता दूं ये है भागवतवाद, ब्राह्मणवाद, ना कि भागवतवाद। क्या है बच्चों, ब्राह्मणवाद। लास्ट में जो अभी भी कहा जाता है वो है हमारा ब्राह्मणवाद ही है। इसीलिए इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कहा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कहा रहा वैदिक आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे। मध्य भारत में, जो है हमारा दक्कन का क्षेत्र है, कि या गंगा के दोआब में, जिसमें आप यूपी और ये सब आता है, जो गंगा और यमुना के जो बीच का इलाका है, इसको गंगा दोआब कहते हैं। सप्त सिंधु में, जो आपको सीधे अफगानिस्तान और उधर के इलाकों में, या कश्मीर और पंजाब में। कह रहा है कहाँ पे बसे थे, सबसे पहले आर्य किस क्षेत्र में बसे थे। जो हम लोग कहते हैं कि सभी लोग आर्य हैं, हम लोग आर्य हैं, तो सबसे पहले लोग कहाँ बसे थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सप्त सिंध में। सप्त सिंध में सबसे पहले आर्य बसे थे। बहुत, देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस बहुत आसान आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता, क्योंकि हमने तो सारी चीजें पढ़ी होती है और अचानक उसका जब क्वेश्चन देखते हैं आंसर याद नहीं होता। तो हमें ये चीजें बहुत अच्छा काम करेगा आपके रिवीजन में बच्चों। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चंस का। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो शामिल किया गया। आपके पास चार ऑप्शन आ रहे हैं, इस चारों ऑप्शन में सबसे प्रसिद्ध जो हमारा गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, कठोपनिषद या ऐतरेय ब्राह्मण। इसमें से ऐतरेय ब्राह्मण किससे लिया गया है। तो देखो गायत्री मंत्र का जो जिक्र किया गया है ना बच्चों, ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है, हमारा जो गायत्री मंत्र है। तो देखो क्वेश्चंस आसान होते हैं, आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देख के थोड़ा ध्यान देना है, आप आसानी से कह सकते हो।
अब जैसे मैं कहूँ प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंधित कि किससे संबंधित किया जाता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को किससे संबंधित किया जाता है, जैसे इंद्र से, वरुण से, पशुपति से या सविता से। सविता मतलब नदी से है बच्चों। जो ये हमारा गायत्री मंत्र है वो क्या है, इंद्र से है, वरुण से रिलेटेड है, पशुपति से है या नदी से रिलेटेड है। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर सही होगा। ओ देख के अब आपको पता चल रहा होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सविता, मतलब सी आना डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये कहां से लिए, किससे, किसको संबंधित करता है, या सविता को बताता है। अगली बात करें अब अगले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपके जो सामने दिख रहा होगा इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक धर्म के दो सर्वोच्च देवता थी, वैदिक धर्म के सर्वोच्च देवता कौन कौन से थे, अग्नि सावित्री, विष्णु मित्रा और इंद्र और वरुण, सूर्य और पूषण। इसमें से कौन ऐसे थे जो वैदिक धर्म के दो सर्वोच्च देवता, आज भी आप लोग जानते हो, आज भी हम उनको ही मानते हैं, इंद्र को और वरुण को, इनको क्या माना जाता है, सबसे बड़ा देवता माना जाता है। आज भी इनकी जो है हम इनका जो श्रेणी है सबसे बड़े में कहा गया है, देवताओं के राजा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा होगा, इसको जरा पढ़िए। वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है, कि जो हमारा वैदिक समाज है ये 4 वर्णों में, जो हम लोग क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया, किस में डिफाइन किया गया। यजुर्वेद में बताया गया, ऋग्वेद में बताया गया, उपनिषद में बताया गया या शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। तो बच्चों इसका जो जिक्र किया गया ना, इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह इसका जिक्र मिलता है। इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्या कर रहा है, देखो मैं आपको कहा था ना कि ये जो हमारा कलेक्शन है आपको बहुत तेजी से रिवीजन में काम देगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का भंडार मिलेगा जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरियन, चीन। इसमें से कौन सी ऐसी सभ्यता है बच्चों की जो किसको बता रहा है, आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, मतलब उसी के समय के आसपास का है। तो चीनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कौन बता रहा है, चीनी सभ्यता बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जस्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पहले पढ़िए। पढ़ोगे देखोगे, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता के निशानों की खोज सबसे पहले किसने की थी, सन जॉर्ज मार्शल या आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम सामने। इसमें से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज, निशानों की खोज सबसे पहले किसने की थी। अब आंसर आपके माइंड में आ रहा होगा, किसने की थी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। जस्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला देखिए अब क्या आ रहा है, अब आपको और अच्छा लग रहा होगा। अब हम धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता ने इसके कारण सुमेर और एलम, एलम वर्ड यूज किया है और सुमेर वर्ड यूज किया, आदि की तुलना किन्हीं अधिक उन्नति हासिल की। मतलब इसमें से किसने, सुमेर या एलम, आदि की तुलना में किसने अधिक उन्नति हासिल की, किसने अधिक उन्नति हासिल की बच्चों, किसमें, नगर नियोजन में, धातु का काम में, वजन और मापन में या मोहरों और आंकड़ों में। इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने किसमें सबसे ज्यादा उन्नति किया। तो आप देखोगे जब भी हम हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो हमारे माइंड में तुरंत आता होगा वहां की नालियां बहुत साफ सुथरी थी, वहां के जो रोड थे वो हमेशा चौराहे पे काटते थे, मतलब उनका जो नगर नियोजन था ना वो बच्चों बहुत टॉप ग्रेड का था। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जब भी बात आती है, यदि उसकी उन्नति की बात आती है, उसके बारे में जानने की बात आती है, तो हमेशा हमें समझ में आता है सबसे ज्यादा उन्होंने अच्छा काम किसमें किया था, नगर नियोजन में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस सम्मान से प्रेरित है,
इसमें किससे ज्यादा प्रेरित है? या आपके पास चार शब्द, अभी मैंने पीछे बात किया था हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा नगर नियोजन की बात आती थी, और उसमें कहा गया इसमें किसके सम्मान से प्रेरित था? पहला, सौंदर्य और उपयोगिता, एक रूपता, कि नगर को एकदम पूरा ऐसे चौकोर पे बसाए गए, नालियां अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो इससे क्या हुआ, एक सब जगह एक रूपता बनी रहे, इससे था। या उससे सौंदर्य, मतलब वो बहुत सुंदर लगता था, बहुत उपयोग था, उससे रिलेटेड था। या स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड था, कि मतलब जब सब कुछ सफाई रहेगा, नालियां साफ सुथरी रहेंगी, नगर बहुत अच्छे से डेवलप रहेगा, चौराहे बने रहेंगे, साफ सफाई होती रहेगी, तो वहां पे स्वच्छता रहेगा, वहां पे कोई बीमार नहीं होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य से। या जनसांख्यिकी के कारण, वो कि वहां बहुत ज्यादा लोग आ गए इसलिए नगरों को बसाया जाए। देखो जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो कहा जाता है यहाँ पे एक नगर डेवलप कर दो, बहुत सारी बिल्डिंग हो जाएगी, बहुत सारे हो जाएंगे, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग बस जाएंगे। या कारण ये था। तो इसमें से चारों में से कौन सा कारण था कि जो लोगों ने नगर नियोजन किया गया? तो बच्चों यहाँ पे देखो उन लोगों का बहुत ज्यादा दूरदर्शिता थी। यहाँ पे वो लोग स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखा। किसको देखा? स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखा। जस्ट अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता, जैसे अब आपकी मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहां पे देखो कह रहा हड़प्पा सभ्यता की तिथियों के आधार पर किससे, मतलब उनके बारे में बताया गया, जो हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है उसका निर्धारण किस आधार पर किया गया? मिट्टी के बर्तनों को देख के बता दिया गया कि इस इतने साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी, या स्तरीकरण किया गया, या आर्य आक्रमण के बाद के उसका पहचान किया गया, आर्य आक्रमण से पहले रहा होगा, या रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथियों का आधार बनाया गया? तो बच्चों इसमें डी आंसर हो जाएगा। जब भी हम किसी पुराने चीजों के बारे में, उसके एज के बारे में बताते हैं तो हम कार्बन डेटिंग में पहुंच जाते हैं तुरंत। उसकी कार्बन डेटिंग करिए, कार्बन डेटिंग करने के बाद ये पता चल जाता है को कितने साल पुरानी रही होगी, क्योंकि हर जगह कार्बन मौजूद है। तो कार्बन के मॉलिक्यूल से पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पहले की रही होगी। ये चीजें हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अधिकांश बड़े हड़प्पा नगर में किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या होता था? ठीक है, जिसका उद्देश्य होता था, क्योंकि देखो अक्सर जब नगर बसाए जाते हैं ना तो वहां किलेबंदी की जाती थी, पहले सुरक्षा की दृष्टि से, कि जैसे लुटेर वहां ना आए, कि वहां सुरक्षा बनी रहे। आज की तरह पहले बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होते थे, तो जब फोर्स नहीं होते, जैसे आप अपना घर को सुरक्षा करना होता है तो क्या करते हो? उसकी किलेबंदी कर देते हो। जैसे किसी देश को देखो तो सुरक्षा करना होता है तो अपने चारों तरफ बाउंड्री बनाता है। जब वो बाउंड्री जो कटीले तार लगाता तो उससे क्या होता है, दूसरे यहाँ से हमारे यहाँ कोई लुटेरे ना आ सके, या आज के डेट में हम कहें आतंकवादी ना आ सके, पशु जो है या कोई जानवर ना आ सके, बाढ़ आए, या आपने बड़े बड़े दीवारें बना दी तो बाढ़, नदी नहीं का पानी या बाढ़ से आप बच जाओगे। ये सब ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो बहुत सारी चीजें, मैं आपसे कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन है इसमें, बस आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, इसको देखना है, 2-3 बार देखिए आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और जब क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाए, देखिए हमारी मेमोरी पावर ऐसी होती है, हम जब कोई चीजें पहली बार देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ पल के लिए रहता है, पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ पल के लिए रहता है, लेकिन हफ्ते में यदि उसको एक बार और देख लिए, मतलब आज पढ़े और कल भी एक बार देख लिए, तो एक हफ्ते तक याद रहता है बच्चों। यदि एक हफ्ते में एक बार और देख लिए तो एक महीने तक याद रहता है, और यदि महीने में एक बार और पलट लिए तो हमें एक साल या उससे ज्यादा समय तक वो हमें याद रहता है। इसलिए कहा जाता है बार बार हमें पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ने से हमारा जो है क्वेश्चंस हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाने वाला अनाज था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सा अनाज उगाते थे? मैं आपसे कहूं तो आपको गेहूं, चावल, बाजरा या सभी। तो देखो भैया इस सभ्यता में कहा जाता है, आप देखोगे अलग अलग, कहीं कहीं चावल के दाने मिले थे, तो कहीं कहीं चावल की भूसी मिली थी, कहीं गेहूं मिला था, कहीं बाजरा मिला था, कहीं जौ मिला था। तो इसका मतलब वहां पे ये सारे अनाज उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, चावल भी, या कह सकते हो धान भी की भूसी मिली थी तो मतलब चावल रहा होगा, और बाजरा भी। तो ये तीनों फसलों को वो लोग उगाते थे। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की। सिंधु सभ्यता के लोगों को मुख्यतः बर्तन मुख्यतः बनाते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो बर्तन किस चीज का बनाते थे? मिट्टी का बनाते थे, तांबा का बनाते थे, कांस्य का बनाते थे या पीतल का बनाते थे? कांस्य क्या होता है बच्चों? तांबा, और जब तांबा को हम कह सकते हैं ये भी एक थोड़ा सा धातु होती है। कांस्य भी मतलब दो तीन चीजों को मिला के बनाया जाता है, तो जो जो तांबा हो जाता है, ठीक है, कांस्य हो जाता है। तो कह रहा है इसमें से किसके बनाते हैं थे? तो देखो उस समय देखा जाए तो मिट्टी के ही बर्तन मिलते थे। अभी भी मैं बताऊं, आप कहीं भी घूमने जाओ, जैसे मैं बीच में गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आप जाओगे तो वहाँ एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम में, इलाहाबाद का जो म्यूजियम, वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई है। तो वहाँ पे देखोगे तो मिट्टी के ही बर्तन थे उनके उनके जो भी बर्तन मिले वो मिट्टी के ही बर्तन थे। अब बात आती है आगे की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं थी? मतलब ये जो धातुएं दी हुई हैं, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, इसमें से कौन सी ऐसी धातुएं जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? वो सोना तो उनके पास भी था, चांदी भी था, लो तांबा भी था। तांबा जैसे मैंने अभी पहले बताया, तांबा भी था उनके पास, लेकिन कौन सी धातुएं नहीं थी? तो लोहा वो नहीं पाए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बाकी धातुओं के बारे में जानकारी थी बच्चों। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की। इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन से भी देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा नहीं की जाती थी? मतलब किसकी पूजा नहीं की जाती थी? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग बहुत, मतलब वो कहा जाता है कि धरती को देवी मानते थे, धरती को ही देवी मानते थे। पशुओं में को भी मानते थे, पशु की भी पूजा करते थे। पीपल, बबुल या पेड़ पौधों को भी पूजा करते थे। त्रिमूर्ति की भी पूजा करते थे कि नहीं? त्रिमूर्ति का वहां पे कहीं जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि वो तो जमीन को देवी मानते थे, इसलिए वो देवी की पूजा करते थे। पशुओं की भी, क्योंकि वहां पे देखो कहा जाता है कि एक सिंह वाला गैंडा भी मिला था, तो इसका मतलब वो पशुओं की भी पूजा करते थे। पीपल और बबुल का पेड़ पहले से ही बहुत उचित माना जाता है, तो इसलिए पहले भी वो लोग पेड़ों की पूजा करते थे। प्रकृति की तो पूजा वो करते थे, लेकिन कहीं भी उन्हें त्रिमूर्ति नहीं मिला था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? किसकी पूजा नहीं करते थे बच्चों? त्रिमूर्ति की पूजा वो लोग नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक कथित गोदी खाना पाया गया? तो अब यहाँ पे कहा जाए तो हड़प्पा स्थल में एक कथित, मतलब वह जहां पे रख रखाव किया जाता था वहां पे पाया गया। तो अब देखो कालीबंगम, लोथल, मतलब सुक्त डोर या सोतका कोली में, यहाँ पे कहाँ पे पाया गया? तो कहा जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे? लोथल में पाया गया, जहाँ पे रखा जाता था बहुत सारे खान, मतलब एक ऐसा इलाका पाया गया जहाँ पे वो लोग सामानों को रखते थे, जहाँ पे वो लोग मतलब अंदर तय खाना पाया गया था। कहाँ पे? लोथल में बच्चों। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चंस को जरूर देखिए, पूरा देखिए, आपको बहुत काम करेगा। सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि किस पर आधारित थी उनकी अर्थव्यवस्था। वो कृषि करते थे, वाणिज्य या व्यापार पर, शिल्प पर, या सभी पर? देखो सिंधु घाटी वाले जब नगर नियोजन किए होंगे तो इसका मतलब वहां नगर है तो वहां पक्का व्यापार चल रहा होगा। तो खेती तो हर जगह होती थी, इसका मतलब व्यापार और वाणिज्य भी वो लोग काम करते थे, क्योंकि वो लोग अफगानिस्तान और उधर के इलाकों से भी बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। तो अब वाणिज्य भी, व्यापार भी चलता है। शिल्प मतलब हो गया, शिल्प कल आप भी जानते हो, तो ये भी चलता था। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसमें सभी सही है। तो सभी करते थे, वो कृषि भी करते थे, वाणिज्य व्यापार भी करते थे, शिल्प कला भी करते थे। तो अब बात आई आगे की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का पतन का परिणाम क्या? मतलब क्यों हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया? तो जब पतन की बात करें, क्या आर्यों ने आक्रमण कर दिया उन पे? क्या आर्यों ने उन पे आक्रमण किया, या क्या विदेशी व्यापार में गिरावट आ गई इसलिए उनका पतन हो गया? क्योंकि बाहर से व्यापार नहीं हो रहा था। देखो जब आपका भी व्यापार नहीं होगा, पैसे कम हो जाएंगे, यह पतन का कारण है। या कोई परिस्थिति के कारण हो गया, या हमें आज तक पता ही नहीं चला कि क्यों हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। देखो उस सभ्यता की खाली थोड़ी बहुत लिपियां मिलती है, थोड़ी बहुत टूटे फूटे चीजें मिलते हैं, उससे ये नहीं पता लगाया जा सकता कि किसी का पतन क्यों हो गया। तो यहाँ पे उसका पतन होने का अभी तक कोई निश्चित
कारण पता नहीं है बच्चों। अभी उनके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं मिला कि जिससे ये पता लगाया जा सके हड़प्पा का सभ्यता का कोई भी पतन क्यों हुआ। अगली बात आती है सभी हड़प्पा स्थलों पे पाई जाने वाली सबसे आम पशु आकृति क्या थी। देखो कहा जाता है सबसे जो उस समय की थी पशुओं की पूजा हमने बोला था करते थे, तो उसमें क्या था, यूनिहॉर्न बैल या गाय का या बैल का या बाघ का, जो इसमें से क्या था उनके पास पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पशुओं की जो आकृति मिली है किसकी मिली है, तो बच्चों ये यूनिहॉर्न बैल की मिली है। यहाँ पे बैल की जो उनके कहा जाता था उन्हीं की ये लोग पूजा भी करते थे, जिसको ये शिव मानते थे, जिसको बोलते थे पशुपतिनाथ की पूजा आज भी हम लोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन। आर्यन वर्ड यूज करें, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन, इसमें किस अवधारणा को दर्शाते हैं, ये शब्द जो है किस अवधारणा को दर्शाते हैं, भाषाई, नक्सली, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो बच्चों देखो आर्यन या इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन ये सब भाषाई आधार पे बांटे गए हैं। किस आधार पे बांटे गए हैं बच्चों, भाषाई आधार पे। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, देखो क्या कर रहा है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आर्य मूल रूप से कहां से आए थे। आर्य देखा जाए जो अभी तक व्यापक स्वीकृत जो हम सारे लोग मानते हैं, तो ये आए कहां से थे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था ये लोग कहां आए थे, सप्तशिद मतलब ये अफगानिस्तान के और उधर से। अब उधर चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, भारत, मध्य एशिया, मध्य यूरोप या डी है रूस के स्पेस से कहां से आए थे। तो देखो अब आप अफगानिस्तान का और उधर जाओगे तो एशिया ही है, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट वर्ड यूज करते हैं, मतलब मध्य यूरोप, मध्य एशिया। तो कहां से आए थे आर्य बच्चों, भाई हम आए थे मध्य एशिया से। तो अब इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। हमें यही सब तो सीखना है कि हमें कैसे क्वेश्चंस को करना है। देखो जब आप क्वेश्चन को लिंक करोगे ना तो आसानी से आपको आंसर आने लगेगा। निम्नलिखित में से किस वेद का संकलन सबसे पहले किया गया, ऋग्वेद सबसे पहले बनाया गया, सामवेद बनाया गया, यजुर्वेद बनाया गया या अथर्ववेद बनाया गया। कौन सा वेद सबसे पहले, तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है बच्चों। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कारण वैदिक जो अर्थव्यवस्था थी किस पर आधारित थी, जो वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, व्यापार या वाणिज्य पे, शिल्प या उद्योग पर, कृषि या पशुपालन पर, उपयोग सभी। तो अभी जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो भी अर्थव्यवस्थाएं होती है आज की हो या कभी की हो वो सब पे निर्धारित। तो कृषि पशुपालन तो उसमें प्राथमिक हो जाता है, उसके बाद आता है आपके पास व्यापार और वाणिज्य, शिल्प और उद्योग होगा, शिल्प और उद्योग होगा तो व्यापार और वाणिज्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लेकिन वैदिक काल में अब आप पहुंचोगे तो क्या था, इसमें से किस पे आधारित था, तो कृषि और पशुपालन। उस समय बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होते थे, बहुत ज्यादा ऐसे उद्योग नहीं थे, तो क्या था, शिल्प कृषि थी और पशुपालन थे, यही सबसे ज्यादा थे उस समय। अब बात आती है वैदिक काल में शासन का सामान्य रूप था। वैदिक काल में शासन किस तरह था, क्या लोकतंत्र था, लोकतंत्र तो अब आया है, गणतंत्र था, कुलीन तंत्र था या राजशाही था। देखो गणतंत्र भी आप जानते हो, लोकतंत्र अभी जैसे हम लोग बता रहे गणतंत्र जहां पे राजा अपने आप बैठा दिया जाए, कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र भी जैसे छोटे छोटे कुलों में बदला हुआ था उस तरह से ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे क्या था, राजशाही थी। जब भी वैदिक काल की बात आती तो वहां पे राजा हुआ करते थे। हम लोग अपने सीरियल्स के माध्यम से या राम राजा है या वो तो जब भी देखो आप लोग पीछे की बात करते हैं तो राजाओं की घटनाएं घटती है। तो वैदिक काल में क्या था, हमारा राजाओं की सत्ता थी, राजशाही था। ठीक है, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं थी, कौन कौन सी सभाएं थी, सभा महासभा, महासभा गढ़ सभा, सभा सभापति। देखो ये क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, तो मैं भी उस समय एग्जाम दे रहा था तो यूपीपीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यह कौन सा है, यह है सभा और सभापति की वैदिक काल के दो लोकप्रिय सभाएं हमारी कौन सी है, सभा और सभापति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। देखो चीजों को हमें देखना है, हमें अच्छे से समझना है, यदि समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजें आपको कलेक्शन से, मैं आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन दे रहा हूँ, आप इस कलेक्शंस को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने पास हाईलाइट कर लीजिए। को जरूर रखिए, क्वेश्चंस का कलेक्शन जरूर रखिए, ये आपको बहुत काम देगा। या आप बार बार सुन लो या तो 4-6 बार सुन लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य
काल में बीट नमूनों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? अब यहाँ पे हमजाए तो एक कहा गया, स्तंभ के द्वारा इन्होंने बताया था। अब हमने देखा कि हम वैदिक काल को पढ़ लिए, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिए। आज हम यही रोकेंगे, कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे मौर्य काल में क्या हुआ, फिर गुप्त काल में क्या हुआ। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है अगली क्लास में हम बात करेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक सीरीज लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको हम दे देंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने साथियों को भी बताइए, ये सीरीज की क्लासेस को आप जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा।